आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। चर्चा की इस विशेष कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता से जो पार्टी की बात बाद में करते हैं और उससे पहले किसानों पर बात करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं किसान नेता अविनाश काकड़े की, जो किसानों की समस्याओं को लेकर पूरे देश में किसानों की बात उठाते हैं। अविनाश काकड़े जी, आपका नेट्रिक न्यूज पर स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। काकड़े जी, हम चुनावी साल के दहलीज पर हैं। ऐसे में पहला सवाल ये है कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। मोदी सरकार कहती है जीडीपी में ग्रोथ शानदार है, फिर भी किसान उपेक्षित है। क्या वजह है? पहले तो विकास की परिभाषा आपको समझनी पड़ेगी। विकास किसे कहते हैं हम? बड़े बड़े एयरपोर्ट बना देना, बुलेट ट्रेन ला लेना, नेशनल हाईवे बना लेना, इसी को हम अगर विकास कहते होंगे तो इस विकास की परिभाषा में कुछ खामियां हैं, आपको पहले समझ लेना पड़ेगा। विकास इसे नहीं कहते। गांधी जी ने कहा था कि विकास वो होता है जिसमें अंतिम आदमी का उदय होता है। उदय का मतलब है उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है। ये कोई जो विकास अभी हो रहा है उससे अंतिम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ रही क्या? आप सबका साथ सबका विकास बोल रहे, तो सबका विकास होते वक्त सबके पास में पैसा पहुंचना चाहिए था, सबके पास में उनकी क्रय शक्ति बढ़ने का इंतजाम होना चाहिए था। तो लोगों को रोजगार कितने मिले, लोगों को अपने सामान्य जीने के लिए जो कुछ चाहिए वो कितना वृद्धि हुई? तो हम ये देख रहे हैं कि हर चीज़ में हम पिछड़ रहे हैं। हर चीज़ में खाली बात करने से विकास होता है या बात करने से विकास की परिभाषा तय अगर होती तो फिर तो सब हम हिंदुस्तान सबसे आगे होता, क्योंकि आज हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री मौजूद है। अविनाश जी, दूसरा सवाल ये है कि आप कहते हैं बीजेपी सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। देश में सबसे लंबे दिनों तक राज करने वाली पार्टी कांग्रेस ने क्या किया? किसान तब भी हाशिए पर थे और आज भी हाशिए पर है। कम से कम कांग्रेस ने किसानों को अपमानित करने का काम नहीं किया। अपमानित करने का ये मतलब है कि उसको ये समझा। अभी गौ रक्षा के नाम से क्या चल रहा है कि गौ की रक्षा करने के लिए किसान का बेटा ही कर रहा है, और 3 लाख गायें तो आपके जो बुंदेलखंड एरिया है वहाँ खुली है और वो सारी किसानों के खेत खा रही है। तो कौन कर रहा है? किसान का बेटा ही किसान के विरोध में खड़ा हो गया। ऐसा षड्यंत्र पूर्वक काम यही सरकार कर रही है, इसके पहले किसी के संस्कार ने नहीं किया। हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में किसान कभी रहा नहीं, हमारे देश के अर्थव्यवस्था में प्रायोरिटी में किसान नहीं था, मगर किसानों के विरोध में षड्यंत्र करने का काम कभी कांग्रेस ने नहीं किया। ये सत्य आपको समझना पड़ेगा। अविनाश काकड़े जी, आपका रुख हमेशा संघ और आरएसएस के खिलाफ रहता है। क्या वजह है इसकी? कोई व्यक्तिगत वजह तो नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी जी के जैसे? मेरा कोई खेती नहीं है आरएसएस से लगी हुई, ना उन्होंने मेरी कोई खेत के बांध तोड़ा है, ना मेरा कोई घर छीना है उन्होंने। मैं वैचारिक लड़ाई लड़ता हूँ, और वैचारिक लड़ाई ये है कि जो मनरेगा उनका चल रहा है, हमको दिन भर मेहनत करने के बाद में भी 500-600-700 रुपये नहीं मिलते, और उनको एक बार मंत्र पठन करने का, भयभीत करके हमसे हजारों रुपए ऐंठने का जो उन्होंने मनरेगा सेट किया हुआ है, वो सेट एजेंडे के विरोध में बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? किसानों की दुर्दशा का कारण क्या है? तो उसको भावनिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, सब तरीके से चला जाता है, उससे पूरा दोहन होता है उसके आर्थिक संपदा का। अभी देख लो, छोटी सी बात है, मोबाइल उसके घर तक पहुंचा दिया आपने, रोड गांव तक पहुंचा दिया। हम क्या बोलते हैं? गांव के लिए हमने रास्ते बना दिए। नहीं, गांव के लिए रास्ते नहीं बने, गांव की उपज लूटने के लिए आपने रास्ते बनाए। मोबाइल को उसके भैंस चरा रहा है, गाय चरा रहा है, उसके पास में मोबाइल है, वो मोबाइल उसके काम का नहीं है। वो मोबाइल इसके लिए पहुंच गया कि आपके सुविधाजनक आपकी जो सोच है वो उसके पास में पहुंच जाए, और उसके जेब में जो भी सरप्लस पैसा होगा, 100-200 रुपए महीने के बचते होंगे, तो मोबाइल के माध्यम से आप उसके पैसे उसके जेब से निकाल के शहरों की तिजोरी में भरते रहे। इसलिए हमने पहुंचा है। तो तुम्हारा विकास को जो मॉडल है वो मॉडल उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये विकास का मॉडल है शहर सेंट्रलाइज, लूट की व्यवस्था निर्माण करने वाला ये विकास का मॉडल है। उसका मैं विरोध करता हूं। मैं किसी व्यक्तिगत विरोध में, किसी जातिगत धर्मगत विरोध में मैं नहीं पड़ता। देखो कैसी व्याख्या है, आपको ये कहते हुए बताएंगे वो लोग कि भाई ये जो आदिवासी होते हैं तो नक्सलवादी होते हैं, ये जो मुसलमान होते हैं वो आतंकवादी होते हैं, ये जो एससी होते हैं वो तो आरक्षणवादी होते हैं, ये जो ओबीसी है वो तो जातिवादी होते हैं। तो राष्ट्रवादी कौन बचा फिर बीच में?
अली पंडित, तो तुम राष्ट्रवादी कैसे हो भाई? इस देश के सिगरेट बेचे जाते हैं, उसमें ज्यादातर पहुंच तो तुम्हारे ही लोगों की है। वहां तो SC ST माइनॉरिटी ये सब लोग तो पहुंचते ही नहीं। डिफेंस में कितने अफसर है माइनॉरिटी के? उस विभागों में कितने अफसर की पहुंच है वो सिगरेट तक? तो सिगरेट बेचता है वो देशद्रोही नहीं है, सिगरेट बेचता है उसका कोई मतलब नहीं है। मगर आप इस जाति में पैदा हुए हैं जिसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम थोड़ी एप्लीकेशन दे के पैदा हुए कि भाई मुझे इस जाति में, इस परिवार में, इस भाषा में पैदा कर दो। ये मेरी कोई चॉइस नहीं थी, और मेरी चॉइस न होते हुए आप अपराधों की श्रेणी में हमें डालते हो, आप हमको विभाजित करते हो। इसका विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? काकड़े जी, एक बात बताइए, किसानों के लिए आप संघर्ष करते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, कोई मॉड्यूल है, कोई योजना है अविनाश काकड़े के पास, या सिर्फ विरोध, मोदी सरकार का विरोध, RSS का विरोध? देखो, मॉडल तो सबसे पहली बात है कि हमको विभाजित जो करके रखा है, छोटे किसान, बड़े किसान, गन्ने का किसान, फल का किसान, फ्रूट का किसान, गेहूं का किसान, चावल का किसान, यादव किसान, कुर्मी किसान, कोयरी किसान, ठाकुर किसान, ये नाम से जो विभाजन किया हुआ है, तो हमारी समस्या एक है, सबके फसल को दाम चाहिए, सबके खेत में बिजली चाहिए, सबके खेत में पानी चाहिए। हम वो सब भूल जाते हैं और फिर हम बन जाते हैं छोटे किसान कौन से, बड़े किसान कौन से, ये किसान कौन सा, वो किसान। तो शुरुआत तो वहां से करनी चाहिए कि हमको लामबंद होना चाहिए। अब कैसे, मैं बता देता हूँ उसका उदाहरण। देखो, एक ऑटो वाले पे अगर अन्याय हो जाए, अभी हम नोएडा में बैठे हुए, एक ऑटो वाले पे अन्याय हो जाए, उसकी गलती हो तब भी कोई अन्याय कर दे तो सारे के सारे ऑटो वाले इकट्ठा होकर जमात बन के उसका प्रतिशोध करते हैं। सारे सरकारी नौकर करप्शन में भी पकड़ा जाए तब भी उसके साथ इकट्ठा हो जाते हैं और उसका विरोध करते हैं। और किसान जब मरता है तो दूसरा किसान बोलता है अच्छा हो गया, मर गया, बहुत दारू पी रहा था। तो ये हमारी सोच में जो पोल्यूशन पैदा किया है, वो पोल्यूशन को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। तो सबसे पहली शुरुआत होगी कि हम में जो बटाव पैदा किया गया है, उस बटाव को हमको इकट्ठा करना पड़ेगा, वो बटाव के कारणों को हमको ध्वस्त करना पड़ेगा। यहाँ से हमारी शुरुआत होगी। दूसरी कारण है कि मॉडल की बात करते हो। देखो, हमारी छोटा से बात है, कांग्रेस के जमाने में A2, FL और C2, ये तीनों मुद्दे लेके हमारे दाम तय होते थे। मोदी सरकार ने जब बोला कि हम स्वामीनाथन लागू कर रहे और 1.5 गुना दाम दे दिया, हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है? उन्होंने C2 निकाल दिया उसमें से। A2 का मतलब होता है कि जो लागत, कैश रूप में जो लागत लगी मुझे फसल पैदा करने के लिए, जो कैश लगा है वो A2 में होता है। FL में होता है कि जो मुझे मजदूरी लगी, मेरे घर का मैनेजमेंट लगा, मेरी लेबर लगी, बाहर की लेबर लगी, वो सारा का खर्चा उसमें FL में होता है। और C2 में मेरे ज़मीन का भाड़ा, मेरे ज़मीन का ब्याज, उन्होंने C2 गिना ही नहीं। मतलब आज के तारीख में मोदी सरकार ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया किसानों के साथ में कि उसके भू अधिकार का और भूस्वामी का मालकियत छीन लिया। ऐसा कभी कोई इंडस्ट्री देखा आपने कि जिसकी लागत का मूल्य उसमें तय नहीं होगा, लागत का मूल्य उसमें जोड़ा नहीं जाएगा? सेल जो हो रहा है उसका प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, उसमें लागत का मूल्य ही आप नहीं जोड़ो, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का मूल्य नहीं जोड़ो। ये आपका स्टूडियो है, ये आपके स्टूडियो में हर चीज़ जो रखी हुई है उसका मूल्य है कि नहीं? ये बिल्डिंग का मूल्य है, कैमरे का मूल्य है, ये लाइट का मूल्य है कि नहीं? तो ये मूल्य ना जोड़ते हुए अगर उसका तय किया जाए तो एंड प्रोडक्ट का मूल्य क्या दिया आपने? ठगने का ये जो काम करते हो और फिर पूछते हो ये ऐसा क्यों हो रहा है? अविनाश जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। साल 2019 अपनी दहलीज पे है, मैं दोबारा इसे दोहरा रहा हूँ। टुकड़ों में बिखरी हुई विपक्ष है। देश का जो चमत्कारिक नेता है, पैकेजिंग से लैस नरेंद्र मोदी सरकार का सामना कर पाएंगे आप लोग, या फिर से आप कहेंगे कि नहीं जी शुक्रिया हो गया बस, तो हम नहीं खेलने लायक हैं? क्या है? भारत की भूमि बंजर नहीं है, भारत की माँ भी बंजर नहीं है। गोख में कभी भी नेता कभी भी पैदा होता है। जब ये इनकी जो अति है वो इतनी बढ़ रही है, उसके लिए बिखरा कौन है, क्या बिखरा है? देखो, इंडिया शाइनिंग हो रहा था, उस वक्त भी कोई नेतृत्व दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पहले भी जब था, इंदिरा जी का जमाना था, उस वक्त भी कोई नेतृत्व जयप्रकाश जैसा जो बाहर था, राजनीति के बाहर ऐसा नेतृत्व पैदा हुआ और इंदिरा जी की सत्ता को हटा दिया। उसके बाद में राजीव जी के ज़माने में भी कोई नहीं लग रहा था कि विपक्ष कोई है और उसका नेतृत्व अभी चलने वाला है, उसको चैलेंज देगा, ऐसा कोई नहीं था। राजीव जी का भी ज़माना चले गया।
जब अटल जी का ज़माना है उस वक्त भी ऐसा कुछ नहीं था, तो आज भी ऐसा कोई अपराजित नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजा माँ के पेट से नहीं बैलेट बॉक्स से पैदा होता है, और बैलेट बॉक्स पे सारे मुद्दे जो चलते हैं, जो समाज को तकलीफ होती है, समाज का जो शोषण होता है, उसके विरोध में समाज एकजुट होकर वोट देता है। फिर वो किसको देना है, क्या देना है, वो वक्त पे तय करता है। ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि इनकी अति हो, हर चीज़ में अति कर रहे हैं, किसानों में अति, रोजगार में अति। आप उनसे इशू पूछो कि भाई रोजगार का क्या हुआ, तो वो आपको बोलते 3 तलाक का क्या हो गया। आप उनसे पूछो कि भैया इकोनॉमिकली डाउनफॉल हो रहा है, तो बोलते हमने तो 3 बीवियाँ करने का मना ही कर दिया है। अरे बात क्या कर रहे हो, हम पूछ क्या रहे हैं, आपनी कहाँ जा रही है। हम बताते हैं वर्ल्ड में हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, विदेश नीति, हमारी सफल विदेश नीति है। नेपाल ने चाइना के साथ में अपना ठीक कर लिया, सेटिंग कर लिया। मलेशिया जैसा छोटा सा देश आपको, आपके लोगों को वर्क परमिट देने को और वर्क वीज़ा देने के लिए, उसका एक्सटेंशन करने के लिए तैयार नहीं। तो चारों तरफ शत्रु पैदा कर दिए, अपने राष्ट्र के चारों तरफ शत्रु पैदा कर दिए। ये कैसा राष्ट्र, ये कैसी राष्ट्रभक्ति, और ये कैसा राष्ट्र चलाना चाहते हो आप। किस तरीके से चलेगा ऐसे देश, कोई भी तुम्हारे साथ में नहीं। आज के तारीख में आपके जो सारे सपोर्टर थे, नेपाल हमारा सपोर्टर था, रशिया हमारा सपोर्टर था, जितने देश हमारे साथ में खड़े होते थे वो सारे देश हमसे बिछड़ रहे हैं। चाइना के साथ में आज खड़ा दिखता है रशिया, नेपाल चाइना के साथ में खड़ा दिखता है, मलेशिया हमको आग दिखाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको नहीं समझ में, ना देश समझ में आ रहा है, ना देश की नीति समझ में आ रही है। क्योंकि आप जिस शाला से पैदा हुए हैं, संघी प्रयोगशाला से पैदा हुए, मैं पिछले वक्त भी बताता हूँ, आज भी बताता हूँ कि ये घोड़े हैं, बारात के घोड़े। इनको दोनों तरफ कपड़ा लगा होता है, इनको 60 डिग्री का ही दिखाई देता है। 360 डिग्री में पूरी दुनिया होती है, पूरी दुनिया 360 डिग्री में। और ये इनको दुनिया देखने का तजुर्बा ही नहीं है। ये क्या देखते हैं, जितना उनके बाप ने बोला है, जितना उनके संघ मास्टर ने बोला है, इतना ही देखना है, और फिर उतनी की व्याख्या करना है। दूसरी व्याख्या उनको करना नहीं है और समझना नहीं है। एक अंतिम सवाल है काकड़े जी, अभी भारत बंद का आयोजन कांग्रेस पार्टी ने की, उसमें और भी लोगों ने, जो अलाई पार्टियां थी, उन्होंने उसमें अपना सहयोग दिया। लेकिन जो दूसरी खबर छन के आ रही है, वो खबर ये है कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी सीधे तौर पर संलिप्त थे। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा कहते हैं कि इनका भारत बंद खुद को बचाने के लिए था, क्योंकि इन्होंने 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ संपत्ति का इन्होंने अपने हिस्से में ले लिया, हड़प लिया। ऐसा ही आरोप सुब्रमण्यम स्वामी लगाते हैं कि 2012 का मसला है। क्या है, आप इस पे साफ गोई से बताएं मुझे। मैं हर बात साफ गोई से ही करता हूँ। 4 साल आपको सत्ता में आए हुए हो चुके हैं, आप एक भी नोटिस, एक भी केस दर्ज किए हो क्या? ये सारी जो केसेस चल रही है पुरानी केसेस है, कांग्रेस के ज़माने से ही वो केसेस चल रही है। कांग्रेस कभी किसी को छुपाती नहीं है। 2G में सिटिंग मंत्री को जेल पहुंचा दिया कांग्रेस ने। जो भी इंक्वायरी करना था वो साफ गोई से उन्होंने इंक्वायरी किया, जिसकी जिसकी लगी उनको हुआ। आप, हमने केस दर्ज किया, आप उसको एविडेंस नहीं दे सके कोर्ट को। कोर्ट को ये नहीं बता सके कि 2G में कुछ हुआ है। कोर्ट को बताना पड़ा कि 2G तो कुछ है ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, इस तरीके से कोई फ्रॉड नहीं हुआ। तो आप क्या है कि मार दो और भाग जाओ। सर मैं बीच में रोकूंगा, आपको बीच में रोकूंगा। बिल्कुल। कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेके कहा है कि ये केस फिर से रीओपन होगा। तो क्यों भाई, अब तक 4 साल में क्या कर रहे थे आप लोग? 4 साल में क्यों नहीं हुआ? आप जिसके उसके ऊपर आरोप लगाते हो, 4 साल से गली से लेके दिल्ली तक सब जगह आपका शासन है, क्यों नहीं हुआ? हर एक नेता पे कांग्रेस के आप आरोप लगाते हो, किसी के ऊपर केस दर्ज कर सके? भाई वो जमीन खा लिया, राजस्थान में जमीन ले लिया, हरियाणा में जमीन ले लिया, कितने आरोप तय किए आपने? कितने जगह FIR दर्ज हुआ है? कितने जगह उसको कोर्ट तक पहुंचाया? अभी कोर्ट तक नहीं पहुंचा सके 4 साल में, और क्या 40 साल लगेंगे? कि आरोप ही करना आपका धंधा है, कुछ भी बोल देना आपका धंधा है। जो आपको लगता है वो मन में आए वो बोल देते। राफेल का जवाब क्यों नहीं देते? और राफेल का जवाब देने के लिए डिफेंस मिनिस्टर नहीं आती, आपके दूसरे मिनिस्टर आते। क्यों भाई? फाइनेंस का जवाब देने के लिए आपकी डिफेंस मिनिस्टर आती है, डिफेंस का जवाब देने के लिए आपके फाइनेंस मिनिस्टर आते। हो क्या रहा है देश में, क्या हो रहा है, किस तरीके से चल रही है सरकार?
जब उसका पूरा का पूरा राफेल का डील प्रधानमंत्री ने खुद होके किया, स्वयं आगे होके किया, उन्होंने 1-to-1 डिस्कशन में वो डील किया। जब बोल रही है सारी जनता और सारी पार्टियां बोल रही कि उसमें कुछ फ्रॉड हुआ है, उसमें जो 600 करोड़ रुपए का जो एक फ्लाइट था वो 1600 करोड़ में आपने क्यों खरीदा, उसमें क्या था? ठीक है, टेक्निकल डिटेल्स मत बताओ, मगर ये जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए ना कि मैंने किया, ये कैसे देश हित में है, वो आप करोगे नहीं और दूसरे के ऊपर आरोप पे आरोप लगाते रहोगे। ये सब फ्रॉड बंद करना चाहिए, ये सब नहीं। अब गोबेल्स की नीति आप जो चला रहे हो ना कि एक झूठ अगर 100 बार बोल दिया तो लोगों को सच लगता है, नहीं, लोग समझने लग गए कि इस देश का फेंकू कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने कीमती वक्त दिया। आप किसानों के लिए ऐसे ही तल्लीनता से काम करें, लेकिन सवाल शेष है। सवाल ये शेष है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आती है, वादे करती है और फिर से जनता ठगी जाती है। क्या हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी नुमाइंदगी कौन करे? हम इस तरह के तमाम हस्तियों को आपके सामने पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए